नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सभी को स्वागत है आपका मेरे जवाहर का यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गति के बारे में। यदि दोस्तों आप लोगों ने फिजिक्स का जो पहला वीडियो है वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों यहाँ मैं पहले से लिख के इसलिए रखता हूँ क्योंकि दोस्तों आप लोगों का समय बचत हो जाती है कि नहीं। तो दोस्तों इसी वीडियो को आपको 1 घंटे का समय लगेगा, उसी को मैं केवल 10 मिनट का वीडियो रहेगा आपका। मैं आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ समझा दूंगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो यहाँ पे क्या है लिखी हुई है, तो उसको दोस्तों आप वीडियो को रोक के लिख भी सकते हैं। हाँ दोस्तों, और सबसे पहली बात बोलूँ दोस्तों आप लोगों से कि अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं मेरे, तो आप कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो दोस्तों, क्योंकि वीडियो शेयर नहीं होता, व्यू नहीं आता, मैं क्या होता डीमोटिवेट हो जाता, फिर मेरा मन नहीं होता वीडियो बनाने का। और दोस्तों आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका 15 दिन के अंदर आपका फिजिक्स और आपका उसके बाद 10 दिन में आपका मैं केमिस्ट्री करवा दूंगा। बायोलॉजी दोस्तों क्या है, हो सकता है अगर समय बचा तो उसके बाद में आपकी बायोलॉजी करवाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो कुछ तो अपने से आप लोगों को पढ़ना होगा और मेरे आपको यहाँ पे मैथ के कुछ वीडियो और रीजनिंग के लगभग मैंने सारे चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है उनके वीडियो में बना चुका हूँ और मेरे चैनल पे आप जाके उन सब वीडियो को विजिट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं पढ़ते हैं आज का सेशन अपना गति। जिससे दोस्तों गति के बारे में बात करते हो तो गति का जो नियम वगैरह है, न्यूटन ने जो गति के नियम दिए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपकी एग्जाम में जाता भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है। और न्यूटन जो थे अपने वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, ठीक है ना। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गति के नियम किसने दिए थे, तो न्यूटन के गति के नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन के गति के नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे, ठीक है ना। चलो अच्छा, इसके बाद समझ गए आप लोग। भौतिक के पिता याद रखना आप लोग, भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, न्यूटन को भौतिकी के पिता कहा जाता है दोस्तों। केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें लेवोसियो को केमिस्ट्री के पिता कहा जाता है दोस्तों। और विज्ञान के उसमें बायोलॉजी के कहते हैं दोस्तों, अरस्तु को बायोलॉजी के लिए है ना जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो रही अपनी थोड़ी सी ऐसी मैंने जानकारी बताई आपको दोस्तों। अब देखते चलते हैं शुरू से क्या अपन को पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम सदिश और अदिश राशि के बारे में। दोस्तों सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है दोस्तों, हर एक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो लिख देता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सी सदिश राशि है ना, वो कौन सी सदिश राशि है, और फिर वो क्या करेगा 3 लिख देगा अदिश राशियां, एक उनमें लिख देगा सदिश राशि, ठीक है दोस्तों। अगर आपको उसकी अच्छी से जानकारी तो आप उसको ढूंढ के टिक कर दोगे, और अगर अधूरी जानकारी तो दोस्तों गलत होने के बहुत चांस रहते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है दोस्तों। जैसे अदिश शब्द से ही दोस्तों आपको स्पष्ट बात नजर आती है कि अदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा ना हो, जिसमें क्या हो, दिशा ना हो। अदिश बिना दिशा की ऐसी राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें दिशा नहीं होती है उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि की बात करें दोस्तों, वे भौतिक राशियां जो क्या सब होती हैं, जो क्या सब भौतिक राशियां, वे सब भौतिक राशियां जिनमें क्या होती है, दिशा होती है। सदिश दिशा साथ होती है, जिन राशियों में दिशा साथ होती है उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम अदिश राशि की बात करें तो केवल क्या होता है, अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है। और सदिश में बात करें तो दिशा और परिणाम दोस्तों दोनों होती हैं। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, वे राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। वे राशियां जिनमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। आप परिभाषा भी यहाँ से बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। क्या है दोस्तों, सारी चीजें लिखना है जरूरी नहीं है। एग्जाम ऑफ फ्रंट से आप देखा जाए तो एग्जाम में इस तरीके के उदाहरण पूछे जाते हैं, आपसे परिभाषा पूछी नहीं जाती है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको वो सब चीजें लिखी जो आपको याद रखना है, बस बाकी कहानी आपको सुननी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एक उदाहरण की बात करें, द्रव्यमान। जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, आप तौलते हो तो तौलने की कोई दिशा थोड़ी, किस दिशा में तौल रहे हो, ये कुछ थोड़ी ना होता है फिर, ठीक है ना दोस्तों। तो केवल परिणाम होता है, कितने किलोग्राम वगैरह है जे, बस ना। रही बात दोस्तों चाल की कोई दिशा नहीं होती दोस्तों। आप बताइए, आप चलते हो, कहीं भी गाड़ी चला रहे आप, है ना, 10 किलोमीटर चले फिर मुड़ गए, फिर जे 10 किलोमीटर चले फिर मुड़ गए, तो टोटल दूरी में अपन क्या करते, समय का भाग दे देते हैं,
टोटल दूरी में हम समय का भाग दे देते हैं तो क्या निकल आती है, चाल निकल आती है। दोस्तों यहाँ पर दिशा का कोई ताल्लुक ही नहीं है चाल में, ठीक है ना। केवल क्या होता है, परिणाम होता है कि कितनी गति से हम चले, 10 की गति से चले, 15 की गति से चले, जो भी होता है, ठीक है दोस्तों। आयतन की बात करें, आयतन आप लोग जानते हो, मतलब जब कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम आयतन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। उसमें कोई दिशा तो नहीं होती कि जी इस दिशा में जगह घेरे है या जो लेफ्ट में जगह घेरे है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो आपका द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। चाल क्या है, अदिश राशि। आयतन क्या है, अदिश राशि। दोस्तों कार्य देखो दोस्तों, कार्य करने की कोई दिशा नहीं होती दोस्तों। आपने क्या कोई वस्तु उठा रहे हो, ऐसे उठाया, ऐसे ले गए, कुछ भी करते रहो, उसको रख दो, कार्य की दिशा कि किस दिशा में उठाया, कहाँ, कुछ नहीं है, है ना। तो इसमें क्या है, कार्य में भी दिशा नहीं होती है दोस्तों। समय की बात करो, समय तो सेकंड सेकंड में होता है, इसमें दिशा की बात ही नहीं होती कि किस दिशा में समय चल रहा है ना। दिशा किस दिशा में समय चल रहा है ऐसी कोई बात ही नहीं होती है दोस्तों। ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा तो भैया ताकत है, एनर्जी है, उसमें कोई दिशा ऐसा नहीं है किस दिशा में ऊर्जा लग रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जैसे सूर्य से हमें क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, उसमें ऊर्जा मिलती है अपन को सूर्य से, तो ये थोड़ी कि इस दिशा में ऊर्जा जाती है या इस दिशा में, है ना, वो तो सब पता ही नहीं चलता किस दिशा में कहाँ नहीं, है ना। तो हम क्या है इसकी दिशा नहीं बता सकते, दिशा होती भी नहीं। विद्युत धारा की दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो मतलब ये विद्युत धारा जो बहती है इसको लगता कि ये एक निश्चित दिशा में ऐसे बह रही है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, अदिश राशि होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया दोस्तों, है ना, और दूरी हो गई, ये सब क्या होती है दोस्तों, अदिश राशियां होती हैं। आशा करता हूँ आपको अदिश राशि के बारे में चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। याद रखना है आपको दोस्तों। अब बड़ा सा इजी तरीका बताऊंगा अभी जस्ट मैं आपको याद रखने का। सदिश राशि, सदिश राशि में देखिए दोस्तों दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। अब वेग, वेग क्या, देखिए दोस्तों जो वेग की परिभाषा है वो क्या होती है, एकांक समय में चली गई दूरी को एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में एकांक समय में, या कहें निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं। एक एकांक समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो दोस्तों जो वेग होता है इसमें एक निश्चित दिशा में, अगर आप जब तक आप मुड़ते नहीं हो, जब तक आप दोस्तों मुड़ते नहीं हो, उतनी दूरी और उतनी दूरी में तय करने में लगा समय में अगर हम भाग करते हैं उनको, तो वहां से वेग निकल के आता है। अगर दोस्तों आपको कोई 5 किलोमीटर चला, बिल्कुल सीधा चला, फिर मैं 10 मुड़ा थोड़ा, फिर 10 और चला, तो टोटल 10 10 20 हो गया। अब इसे 2 घंटे लग गया। तो दोस्तों अगर उसमें आप 2 का भाग दोगे, जो 10 किलोमीटर पर घंटे, वो चाल कहलाएगी दोस्तों, वेग नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम वहां पे मुड़ चुके हैं। दोस्तों मुड़ना नहीं है, जब तक आप एक सीधी दिशा में चले जाते हैं, और जितना सीधी दिशा में चलने में जितनी समय में दूरी तय की है उसमें हम समय का भाग देंगे। तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं, दिशा को बदलते नहीं हैं और उतने समय में जितनी दूरी तय की गई है उस दूरी में हम समय का भाग दे देते हैं, तो क्या निकलता है, वेग निकलता है। तो दोस्तों क्या होता है इसमें, वेग क्या होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है ना। वेग के साथ क्या है, दिशा होती है, परिणाम होता है। विस्थापन में दोस्तों का है, विस्थापन क्या है, एक वस्तु द्वारा न्यूनतम तय की गई दूरी होती है, वस्तु द्वारा कम से कम तय की गई दूरी होती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक मैं बताऊं, यहाँ से गोलू चला जी, गोलू यहाँ से चला, यहाँ गया, फिर यहाँ गया गोलू, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। अब बताइए गोलू प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है दोस्तों। अब ऐसे थोड़ी नापोगे कि यहाँ जैसा नापोगे, नहीं, एक निश्चित जे है, एक निश्चित दिशा हो गई ना दोस्तों, सीधा नापना हमें क्या है, कम से कम दूरी नापना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिशा है ना, मुड़ा उड़ा जिलान मुड़ी तो नहीं है, कहीं पे मुड़ी नहीं है, तो क्या है जी, सदिश राशि बस, इसमें एक निश्चित दिशा में क्या है जी, बताता है विस्थापन, ठीक है ना। तो क्या होती है विस्थापन, एक न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, देख सकते हैं आप। लेकिन अगर यहाँ पे चाल अगर इसी की नापेंगे तो यहाँ पूरी जी दूरी, जी पूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी जी, पूरी दूरी, ठीक है। दूरी क्या हो गई, तो इसकी दिशा कहाँ बदल रही ना, जे बदल गई। जब हम दूरी तय करते हैं तो दिशा क्या है, कहीं यहाँ कहीं यहाँ बदल रही है, तो क्या हो जाती है, दूरी क्या हो जाती है, अदिश राशि हो जाती है इसीलिए। लेकिन विस्थापन क्या है, सीधी रेखा में नापा जाता है, सो क्या हो जाती है जे, सदिश राशि हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। बल की बात करें, एक बात बताइए, अब जिस दिशा में जिसको धक्का लगाएंगे उसी दिशा में ना व्यक्ति भागेगा, तो क्या होगा, बल क्या हो जाएगा जी, सदिश राशि हो जाएगी दोस्तों। जिस दिशा में आप बल लगाओगे दोस्तों उसी दिशा में बल लगेगा। ऐसा नहीं है कि बल लगा रहा है किसी दिशा में बल लग जाओ बल मुड़ता रहा, जिस दिशा में बल लगाते जाओगे उसी दिशा में वस्तु चलती जाएगी दोस्तों। इसमें परिणाम भी मिलता है और दिशा भी मिलती है, बल जब अपन लगाते हैं। त्वरण की बात करें दोस्तों, वेग के साथ होता है, वेग परिवर्तन की दर को अपन त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं दोस्तों। तो वेग
से आया है, जब वेग क्या है सदिश राशि है तो त्वरण भी क्या है सदिश राशि होगा दोस्तों। इसी प्रकार आपको विस्थापन याद रखना, बल याद रखना है दोस्तों, इनको याद रखो, बाकी जी क्या है ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, है ना। जब वेग विस्थापन बल त्वरण क्या है जी सदिश राशि है, तो बाकी क्या हो गई जी अदिश राशि हो गई, ठीक है ना, बाकी क्या हो जाती हैं अदिश राशियां हो जाती हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमें सदिश सदिश याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आपको अदिश सदिश तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों विस्थापन के बारे में। लिखा हुआ विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों, मैं आपको फर्स्ट में बता चुका हूँ, ठीक है ना। विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी होती है, ठीक है ना, कम से कम दूरी। बल्कि यहाँ से इसको ऐसे नापोगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगी, लेकिन कम से कम सीधा नापेंगे तो कम से कम दूरी आएगी, ठीक है ना। चलो, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों विस्थापन होता है जो दोस्तों धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। पता चला, देखो हमने यहाँ से गोलू चला, गोलू यहाँ गया, गोलू यहाँ गया, गोलू यहाँ गया, यहाँ आया, गोलू यहीं आ गया, तो विस्थापन कितना है गोलू का, वहीं का वहीं जीरो। बताओ कहाँ से नापो, वहीं का वहीं है गोलू, तो क्या हो जाता है इसका विस्थापन शून्य हो जाता है दोस्तों। धनात्मक की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को धनात्मक कहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगर जी जैसे एक लाइन में जाता है, यहाँ से गोलू यहाँ से गया, गोलू यहाँ गया और गोलू फिर वापस आओ पीछे चला गया, तो दोस्तों देखिएगा क्या होता है पीछे जगह है ना, तो क्या होता है ऋणात्मक हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों अपन को याद रखना है कि क्या होता है जो विस्थापन होता है आपका, विस्थापन जी क्या होता है धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर हो जाता है, कोई बात नहीं इसमें ना, कोई जैसा कुछ नहीं, ऐसा ही मात्रक तो नहीं पूछा जाता दोस्तों। लेकिन त्वरण जो होता है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक पूछा जाता है। तो त्वरण क्या होता है दोस्तों, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। मैंने अभी बताया था आपको यहाँ पर त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जहां पर दोस्तों अपनी स्पीड बदलती है, जहां पर दोस्तों अपन अपनी गाड़ी का वेग बदलते हैं, या हमने कहा हम 10 की स्पीड से सीधे चले जा रहे थे, बीच आगे मोड़ आता है, मोड़ आएगा तो दोस्तों आप ब्रेक लगाओगे, ब्रेक लगाओगे तो एक त्वरण उत्पन्न होगा दोस्तों, क्या होगा एक त्वरण उत्पन्न होगा। तो जब ब्रेक लगाओगे तो वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा ना, तो वेग में परिवर्तन जैसे होता है ना। अगर हो सकता भी 10 की स्पीड से फिर अपन ने ब्रेक लगा 5 की स्पीड कर दी, तो इसी दौरान जो भी वेग में परिवर्तन हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो समझ गए दोस्तों, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कह सकते हैं। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक दोस्तों याद रखना, क्या होता है त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। क्या होता है ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। रेखीय चाल दोस्तों याद रखना, इसका सूत्र पूछा जाता कभी कभी, रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या होता है, कोणीय चाल गुणे त्रिज्या बराबर रेखीय चाल होता है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। बाकी दोस्तों जो मैंने आपको बताया सदस्य सदस्य बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। हम लोग बात करते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम न्यूटन के गति के नियम के बारे में, ठीक है ना। न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्हें हम भौतिकी का पिता कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है, ठीक है ना। तो न्यूटन का प्रथम गति का नियम जो रहा दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन ने बताया कि यदि क्या होता है, यदि हम किसी कोई गाड़ी चल रही है तो वह गाड़ी चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है दोस्तों, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अगर कोई वस्तु खड़ी है तो खड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है ना। तो न्यूटन का जो गति का नियम है उसको हम गैलीलियो का नियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है जो अब यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है ना, परिभाषा नहीं पूछता है ना, वो तो हो गया कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, उसे हम गति का प्रथम नियम कहते हैं न्यूटन के, है ना। तो न्यूटन के प्रथम गति का नियम जो होता है, इस न्यूटन के प्रथम गति के नियम को हम गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसको गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम कहते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं, दोनों चीज कह सकते हैं, जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं हम और गैलीलियो का नियम भी कह सकते हैं दोस्तों। अब न्यूटन के प्रथम नियम से दोस्तों बल की परिभाषा मिलती है, क्या मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है ना, बल की परिभाषा मिलती है। याद रखना कि अगर एग्जाम पूछा जाता है न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है आपको, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम बात करते हैं, अच्छा बल की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, बल की मतलब बल F बराबर ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है दोस्तों, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है ना, F बराबर ma होता है, ठीक है ना। अगर हम सूत्र की बात करें और बल का मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में आप कहें तो उसका डायन होता है, ठीक है ना।
एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डायन होता है। ठीक है ना। चलो यहाँ पे हम न्यूटन गति के कुछ प्रथम नियम के उदाहरण के बारे में बात करें दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे 3 उदाहरण लिखे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। ठहरी हुई मोटर रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी कभी यात्रा की हो बस वगैरह ट्रेन वगैरह में, जब दोस्तों अचानक से क्या होती है, बस रेलगाड़ी चलना शुरू हो जाती है तो क्या होता है, व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है दोस्तों, जब कोई मोटर गाड़ी होती है खड़ी रहती है और हम उस पर बैठे रहते हैं तो दोस्तों जैसे ही गाड़ी अचानक चलना शुरू होती है तो हम लोग क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं ना। तो पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ये किसके कारण होता है, न्यूटन गति के प्रथम नियम के कारण होता है। न्यूटन का प्रथम नियम जो गति का होता है उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज होती है दोस्तों। और दूसरी बात, जैसे बस चल रही होती है, स्पीड में बस होती है, अचानक ब्रेक लगाता है ड्राइवर और हम लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं। कहाँ गिर जाते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये भी किसके कारण होता है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम के कारण होता है। ठीक है ना। जो न्यूटन ने गति का प्रथम नियम दिया था उसी के अकॉर्डिंग ये सब चीजें होती हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा, समझ गए आप लोग। अच्छा, किस लिए होता है, सुनो। क्या होता है, जब आप लोग जैसे बस में बैठे हो, अचानक आप तो आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बस अचानक चल पड़ती है। आपकी जो बॉडी है वो तो स्थिर है, आपकी बॉडी तो स्थिर है, लेकिन बस चलने लगी तो बस तो बढ़ गई आगे, आप पीछे रह गए तो क्या है, थोड़ा सा धक्का लग जाता पीछे। फिर हम क्या करते, संभल जाते हैं और गाड़ी की गति के साथ अपनी बॉडी को बैलेंस बना लेते हैं, तो हम भी फिर संभल जाते। ठीक है ना। इसी प्रकार बात करते हैं जब गाड़ी अचानक रुक जाती है दोस्तों, हम तो एकदम देखो गतिमान है, गाड़ी के साथ हमारी बॉडी गतिशील है, लेकिन जब ड्राइवर ब्रेक लगाता तो गाड़ी तो रुक जाती है लेकिन हम गतिशील रह जाते, तो हम लोग आगे चले जाते हैं। ठीक है ना। चलो, ये हो जाते हैं आपकी गति के प्रथम नियम के कारण ये चीजें आ जाती हैं यहाँ पर। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते। दोस्तों अगर हम कंबल को डंडे से पीटे तो उसमें जो धूल के कण लगे तो दोस्तों वो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। किसके कारण, किस नियम के कारण होता है दोस्तों, गति के प्रथम नियम के कारण होता है ये सब चीज। ठीक है ना। चलो दोस्तों, तो ये तो रहा है अपना गति का प्रथम नियम। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। परिभाषा दोस्तों पूछी नहीं जाती। ठीक है ना। परिभाषा वही है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, कोई वस्तु विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अगर वो बस खड़ी है तो खड़ी रहेगी, चलती तो चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे दोस्तों अगर बस चल रही है, आप ब्रेक नहीं लगाओ, कभी रुकेगी या नहीं रुकेगी। ठीक है ना दोस्तों। और या तो उस पर कोई बाहर से बल नहीं आप लगाओगे तो नहीं रुकेगी। ठीक है ना। आप किसी पेड़ से टकरा जाएगी तो रुक जाएगी फिर, है ना। चलो यहाँ पर आप इस संवेग की परिभाषा लिखी दोस्तों। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग होता है दोस्तों, इसको याद रखना आपको। इसका ऐसा मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। द्रव्यमान हो गया किलोग्राम दोस्तों, वेग का मीटर पर सेकंड, अब भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना त्वरण का। तो क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ऐसा मात्रा को दोस्तों याद रखना है। बात करते हैं दोस्तों हम गति के दूसरे नियम के बारे में। गति का दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, संवेग में परिवर्तन की दर, जो इस संवेग में जो परिवर्तन होगा, जैसे दोस्तों वेग में परिवर्तन हुआ था, त्वरण उत्पन्न हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पे संवेग में जब परिवर्तन होगा दोस्तों, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। मतलब जैसे ही हम संवेग में परिवर्तन करते हैं वैसे ही बल में परिवर्तन होता जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसकी परिभाषा पूछी जाती है आपसे, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, किस नियम के अनुसार होता है, तो गति के दूसरे नियम जो न्यूटन ने दिए हैं। ठीक है ना। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग होता है कि उसमें संवेग में परिवर्तन और बल में समानुपाती है ना, होता है। चलो, बल का व्यंजक मिलता है दोस्तों। गति का जो दूसरा नियम है उससे क्या होता है, बल का व्यंजक मिलता है। गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है ना दोस्तों। इसके आगे देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। दोस्तों यहाँ पे हम गति के तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे। अब जो न्यूटन का तृतीय गति का नियम है, जो तीसरा नियम दिया था न्यूटन ने, उसके बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जितनी तेजी से किसी को आप धक्का मारोगे उतना धक्का आपको पीछे की ओर लगेगा। इसके कहने का मतलब क्रिया के विपरीत
प्रतिक्रिया बराबर होती है। जितना जितना मान आप बल आगे की ओर लगाते हो दोस्तों, उतना ही बल आपको पीछे की ओर लगता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कुछ उदाहरण देखें अगर हम यहाँ पर, तो बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। दोस्तों आप कल्पना करिए जरा, जब कोई लोग बंदूक चलाते हैं तो वो यहाँ पे कंधे पर थोड़ा सा ऐसे लगा के चलाते, ताकि क्या होता है, जब धक्का लगा तो वो संभल जाए। अगर दोस्तों क्या हो, अगर वो लोग यहाँ कंधे में ना लगा तो हो सकता है वो पीछे की ओर गिर भी जाए, ठीक है ना। तो क्या होता है, जितनी स्पीड से गोली आगे जिस वेग से गई है, उतने ही वेग से आपको पीछे की ओर धक्का भी लगाया जाता है। किसके द्वारा? बंदूक के द्वारा, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या होता है, अगर बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है तो किस नियम के कारण है जे? तो ये क्या है, न्यूटन का तृतीय गति के नियम के कारण है। जो न्यूटन गति का तीसरा नियम है उसके कारण ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों। समझ गए आप लोग, जितनी तेजी से आप आगे जाओगे उतनी तेजी से पीछे की ओर धक्का भी लगेगा आपको, है ना, जिसको मतलब धक्का लगा के चलो। दूसरा लिखा है, नाव के किनारे कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। ठीक है, जब हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हम नाव कूदते हैं, नाव से कूदते हैं, तो नाव क्या होती है, जितने हम थोड़ा धक्का मार के जाते हैं आगे, पीछे को धक्का वो मार के जाते, जितने पीछे की तरफ नाव जाती है उतने तरफ हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। जितनी रफ्तार से नाव पीछे होती है थोड़ी, उतनी रफ्तार से हम आगे चले जाते हैं। हम नाव के आगे कूदते हैं, अब तो क्या करते हैं, पीछे की ओर धक्का लगा के कूदते, या बाजू में कूदते तो पीछे की ओर धक्का लगा के कूदते हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि उससे हम क्या, तो स्पीड मिल जाती है हमें, ठीक है ना। जितनी रफ्तार से हम पीछे की ओर धक्का लगा उतनी स्पीड से हम आगे भी बढ़ेंगे। तो ये वाला उदाहरण भी याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपके, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रॉकेट को उड़ाने में दोस्तों, जो रॉकेट होता है, रॉकेट जो उड़ता है वो भी न्यूटन गति के तीसरे नियम का पालन करता है दोस्तों। जितनी स्पीड से उसका ईंधन जलता है, जितनी स्पीड से उसका धुआं पीछे की ओर जाता है, उतनी स्पीड से रॉकेट आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है ना दोस्तों। जितनी स्पीड से रॉकेट अपने धुआं को पीछे की ओर, जिस रफ्तार से, जिस बल से छोड़ता है, उसी बल से रॉकेट आगे बढ़ती है दोस्तों। वही कहता है, रॉकेट को उड़ाने में क्या होता है, न्यूटन की गति का तीसरे नियम का पालन होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है दोस्तों, वही है, जितना आप अगर किसी को एक थप्पड़ मारोगे वो भी आपको वापस मार देगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। समझ गए आप लोग, मतलब बराबर परिणाम होगा। अब आगे आता है आपका अब अभिकेंद्रीय बल, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। उदाहरण आपसे पूछे जाते, परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाती, ठीक है ना। तो अब अभिकेंद्रीय बल की दोस्तों बात करें। जो अभिकेंद्रीय बल होता है दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है दोस्तों, तो इसके द्वारा जो बल लगता है वो कहाँ लगता है दोस्तों, केंद्र की ओर बल लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों बल इसका, केंद्र की ओर बल लगता है। इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। कहाँ अभिकेंद्रीय बल कहाँ कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मौत के कुआं में, जब मोटरसाइकिल जो चलती है, आप लोगों ने देखा होगा वो कितनी स्पीड से मोटरसाइकिल चलाता है। आपको लगता है जो बाहर की ओर धक्का लगा रहा है, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। वो जो बल लगाता है वो केंद्र की ओर बल लगता है जब वो मोटरसाइकिल चलाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम क्या कहते हैं, इसको आप लोग समझना चाहिए। क्या होता है, जो मौत के कुएं में जो गाड़ी चलाता है उसमें जो बल लगता है, वृत्ताकार घूमता है जब गाड़ी, तो उसमें जो बल लगता है वो कौन सा बल लगता है दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल लगता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखना, अभिकेंद्रीय बल की दिशा कहाँ होती है, केंद्र की ओर होती है, जो पूछा जाता है, वृत्त के केंद्र की ओर होती है। आगे बात करें दोस्तों, तो अब केंद्रीय बल आ जाता है। अब केंद्रीय बल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अभी केंद्रीय बल में क्या होता है, बल की दिशा केंद्र की ओर होती है, लेकिन अब केंद्रीय बल जो होता है उसमें बल की दिशा वृत्त की परिधि की ओर होती है, मतलब केंद्र के बाहर की ओर होती है। अब केंद्रीय बल में बल की दिशा केंद्र के बाहर की ओर होती है, अब केंद्रीय बल में बल की दिशा अंदर की ओर होती है। अभी मतलब अंदर, आप समझ गए, अब मतलब बाहर की तरफ, है ना। तो अब केंद्रीय बल में बाहर की तरफ बल लगता है, अब केंद्रीय में अंदर की तरफ बल लगता है। दोस्तों इनमें दोनों में कंफ्यूजन जो होता है तो क्लियर नहीं हो पाता, तो वो आप में यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना। तो इसमें बल कहाँ लगता है, केंद्र की ओर, इसमें बल कहाँ लगता है, बाहर की ओर, केंद्र के, ठीक है ना। तो केंद्र के बाहर की ओर बल कार्य करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो इसको छदम बल या जड़त्वीय बल भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अब केंद्रीय बल को क्या कहते हैं दोस्तों, छदम बल या अब केंद्रीय बल भी कहते हैं। मतलब इसकी दोस्तों कल्पना टाइप की करते हैं, इसलिए हम छदम बल कहते हैं ना।
कल्पना टाइप की करते हैं, ऐसा लगता है ऐसा नहीं होता, लेकिन दोस्तों ऐसा होता है। यहाँ पर अगर अच्छे उदाहरण देखें, अगर अपन जो कपड़े धोने की मशीन होती है दोस्तों, जो कपड़े धोने की मशीन होती है उसमें जब हम कपड़ा डाल देते हैं तो जो कपड़ा घूमता है तो बाहर की ओर बल लगता है, उसका कपड़ा बाहर की ओर दीवार में टकराता है ऐसे, तो कपड़ा क्या होता है, साफ हो जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों कहाँ लगता है, जिस सिद्धांत अब केंद्रीय बल किस सिद्धांत पर काम कर, अच्छा कपड़ा सुखाने की मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है दोस्तों, तो अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करते हैं दोस्तों। दूसरा, दूध से मक्खन निकालने के लिए दोस्तों, जैसे जब अपन दूध से मक्खन निकालते हैं वो घूमता है ना, जिससे क्या होता है, मक्खन निकाला जाता है। तो जब घूमता है तो वहां पे कौन सा बल कार्य करता है, अब केंद्रीय बल कार्य करता है। कौन घूमेगा, जो दूध घूमेगा, तो वहां पे है ना दूध घूमता है जब, तो किस बल के किस काम कर, कौन सा बल काम करता है वहां पर, अब केंद्रीय बल काम करता है। ठीक है दोस्तों। तो दूध से मक्खन निकालना कौन से किस सिद्धांत पर काम किया, अब केंद्रीय बल पर। ठीक है ना दोस्तों, उदाहरण याद रखना, बाकी चीज को ज्यादा कठिन नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, आपको उदाहरण क्या करना है, याद रखना। ठीक है ना। हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम बलागुण के बारे में दोस्तों। बलागुण दोस्तों बल गुणे आघूर्ण भुजा होती है दोस्तों। क्या होता है, जैसे ये कोई खंबा है, ये कोई खंबा है, आप इस खंबे के चारों ओर घूम रहे हो, तो क्या होता है, बल आघूर्ण। बल कितने बल से आप घूम रहे हो, वो ये दिशा क्या है ना, आघूर्ण की ये क्या है, सॉरी भुजा क्या है, इसको और बल जो भी है ना 2 मीटर 3 मीटर, हम कहते हैं 4 न्यूटन का बल है, भुजा कितनी है 2 मीटर, तो दोस्तों यहाँ पे 8 हो जाएगा क्या, बल आघूर्ण। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बल आघूर्ण 8 हो जाएगा। अच्छा बल आघूर्ण क्या हो गई दोस्तों, बल आघूर्ण क्या होती है दोस्तों, एक सदिश राशि होती है, क्योंकि दोस्तों एक निश्चित दूरी है ना, एक निश्चित दिशा में ऐसे घूमता है। ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे सदिश राशि हो जाती है। याद रखना बल आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि, इसका ऐसा ही मात्रक दोस्तों बना ही लो आप। बल का होता न्यूटन, आघूर्ण भुजा का मतलब मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है ना दोस्तों। तो ये रहा है आज का आपका सेशन। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक जो आपका होगा, वो आपको बता देता हूँ दोस्तों। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कार्य ऊर्जा शक्ति से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और बड़े सरल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अगर आप लोग भी कल का सेशन देखना चाहते हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों जितने भी आपके मोबाइल पे ग्रुप चलते हैं सबके साथ शेयर करो दोस्तों। जितना ज़्यादा व्यू आएगा उतना अच्छा मैं आपको कंटेंट दूंगा, और अच्छा तो ठीक है आपको जल्दी भी दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका 1 महीने बचा है, उसके अंदर आपको कोर्स करवाना है पूरा। देखो बड़ी मुश्किल की बात होती है, लेकिन दोस्तों मैं पूरा प्रयास करूंगा आपका कोर्स कंप्लीट करूंगा। ठीक है ना। तो आप दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करो, जितने भी ग्रुप है, जितने भी आपके दोस्त तैयारी करना चाहते हैं फ्री में दोस्तों। यहाँ पे लिखने का मतलब मेरा ये रहता है, मैं आपको साथ साथ लिखूँ तो क्या होता है दोस्तों, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों समझाने में वो टाइम देना चाहता आपको मैं, ठीक है, ना कि लिखने में। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, और क्या कर सकते हो, लिख सकते, अपनी कॉपी पर नोट कर सकते। ठीक है ना। तो दोस्तों चलते हैं, नमस्कार सभी को, धन्यवाद।